इक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्पर्श पुस्तक से पर्वत प्रदेश में पावस कविता पढ़ेंगे। क्लास 10th की ये पुस्तक है स्पर्श भाग 2, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत की कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। तो कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, कवि के जीवन के बारे में थोड़ा सा और उनके साहित्य के बारे में हम जान लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के बहुत जाने माने कवि हैं, जो छायावाद के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। स्तंभ यानी पिल्लर। छायावाद साहित्य में एक ऐसा युग था जिसमें कवियों ने प्रेम और प्रकृति पर बहुत सी कविताएं लिखी थी। उस युग में सुमित्रा नंदन पंत थे और वे छायावाद के 4 कवि थे, जिनमें से एक सुमित्रा नंदन पंत बहुत प्रसिद्ध थे। तो इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। 1900 ईस्वी में 20 मई को कौसानी है एक जगह अल्मोड़ा में, वहां पर हुआ था। और ये बहुत अजीब सी बात है कि बचपन से कविता लिखते थे। ये बिल्कुल छोटे से बच्चे थे। इन्होंने 7 साल की उम्र में एक कविता पाठ किया था। 7 साल, 7 years, और उनमें उनको पुरस्कार मिला था। खुद लिखकर खुद पाठ किया था, उसका कविता रिसाइट की थी, तो उन्हें पुरस्कार मिला था। 7 साल का बच्चा कविता लिखकर, और वो भी पुरस्कृत होने वाली कविता लिखनी बहुत बड़ी बात है। और 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन करने लगे थे। साहित्य लिखने लगे थे। सृजन करना, लिखना। तो 1900 में जन्म हुआ और 1915 में वे स्थायी सृजन करने लगे साहित्य का। कितनी उम्र थी उनकी? 15 साल की। 15 साल की उम्र में एक बाकायदा एस्टैब्लिश्ड साहित्यकार बन गए थे, कवि बन गए थे वे। और इन्होंने प्रकृति प्रेम पर बहुत कविताएं लिखी हैं, क्योंकि वो छायावाद की विशेषता ही ये थी कि कवि जो छायावाद के थे वे सब प्रकृति और प्रेम पर कविताएं लिखते थे। और थोड़ा सा रहस्यवाद पर भी इन्होंने लिखा है। रहस्यवाद, जहाँ पर प्रकृति के आगे ईश्वर को ढूंढते हैं जब कवि, वो रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। ये आपके लिए नहीं है, बड़ी कक्षाओं में इसको डिटेल में पढ़ा जाता है। बस इतना पता होना चाहिए कि क्योंकि आपकी जीवनी में रहस्यवाद शब्द दिया है, तो मैं ये बता रही हूँ कि रहस्यवाद यानी प्रकृति के आगे ईश्वर के को खोजना, ईश्वर के बारे में बात करना, वो है रहस्यवाद। तो उस पर भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। और फिर इनकी कविताओं में हम देखते हैं गांधी की विचारधारा है। प्रकृति से संबंधित कविताएं तो है ही, गांधी की विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट होते हैं, तो मार्क्सवाद क्या है ये आपको अपने आप ढूंढना पड़ेगा। आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि ये सब हम अगर पढ़ने लगेंगे तो फिर कविता वहीं रह जाएगी। तो मार्क्सवादी विचारधारा और मार्क्सिस्ट लोग होते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, उनकी विचारधारा इनकी कविताओं में दिखाई देती है। और गांधी जी की विचारधारा। बाद में जब इनकी बाद की कविताओं में अरविंद का नाम आपने सुना है। अरविंद जो फिलोसोफर थे, उनका दर्शन मिलता है। उनके दर्शन की झलक, उनकी फिलॉसफी इनकी कविताओं में दिखाई देती है। अरविंद आश्रम आपने सुना होगा। और इन्होंने, अब कविताएं लिखने से तो जीविका नहीं चलती थी उस समय, इतना पैसा नहीं कमा सकता था, तो इन्होंने जीविका के लिए उदय शंकर संस्कृति केंद्र था एक, उसमें काम करना शुरू कर दिया था। और आकाशवाणी में, वहीं के अल्मोड़ा के आकाशवाणी में परामर्श देते थे, सलाहकार, परामर्शदाता बन गए थे, सलाहकार बन गए थे आकाशवाणी में। और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था लोकायतन सांस्कृतिक संस्था।
लोकायतन सांस्कृतिक कल्चरल इंस्टीट्यूट खोला था इन्होंने। और 1961 में 1961 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला। बहुत श्रेष्ठ सम्मान है, बहुत ऊंचा सम्मान है, पद्म भूषण। और हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने सुना होगा, और आप इसके बारे में अगर जानकारी हासिल करना चाहो तो आप गूगल कर सकते हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों मिलता है, किसे किसे मिला है। सबसे पहले थे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। और इनका एक कविता संग्रह है, कला और बूढ़ा चांद नाम का कविता संग्रह, जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, कला और बूढ़ा चांद। उसमें उसके लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत सुंदर लिखा होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर इनको 1969 में चिदंबरा संग्रह ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ और अनेक पुरस्कार मिले। ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसमें से तो प्रश्न मेरे ख्याल से आपको पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि कितने प्रसिद्ध ये थे, कितने पुरस्कार इनको मिले थे। तो 1969 में चिदंबरा संग्रह ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ अनेक पुरस्कार मिले। चिदंबरा संग्रह के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 28 दिसंबर को, 15 दिसंबर नहीं, 28 दिसंबर को इनका निधन हुआ था 1977 में, 1977 में 28 दिसंबर को। इनकी कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं, पुस्तकें, उनमें नाम है वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन। इतनी जो बहुत कुछ और भी लिखा था, लेकिन ये जो कृतियों के मैंने नाम लिए ये आपकी पुस्तक में है, इनकी जीवनी में है, और ये बहुत प्रसिद्ध हुए इनकी रचनाएं। तो ये है इनका जीवन और साहित्यिक परिचय। ज़्यादा तो साहित्यिक परिचय है, जीवन के बारे में अधिक जानकारी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। तो अब हम इनकी लिखी कविता पढ़ेंगे, पर्वत प्रदेश में पावस। अब मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। ये आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, तो मैं कोशिश करूँगी कि फर्स्ट टर्म में जितने भी व्याकरण के और इसके पाठ हैं क्लास 10वीं के, मैं सारे डाल दूँ यूट्यूब पर, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले तैयारी करने में मदद मिल सके। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, लोगों को बताइए, और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। आपने देखा ही होगा कि मैं एक एक पंक्ति पढ़कर जैसे क्लासरूम में टीचर समझाती है, बस फ़र्क इतना ही है कि हम आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते। वो भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स पे कुछ भी लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगी। तो हम कविता शुरू करते हैं। ये जो कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस, ये पूरी बिल्कुल एकदम प्राकृतिक कविता, यानी प्रकृति से संबंधित कविता, इसमें और कुछ नहीं है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति से बहुत प्रेम था और वो बहुत ध्यान से प्रकृति को निहारते थे। प्रकृति के दृश्यों को देखकर जो उनके मन में तुलनाएं आती थी, जो विचार आते थे, जो इमेजिनेशंस आती थी, कल्पनाएं आती थी, वो सब कविताओं में डाल देते थे। तो इन्होंने, अल्मोड़ा में रहने वाले थे, पहाड़ी प्रदेश है पूरा, तो वहाँ तो वैसे ही प्राकृतिक वातावरण कितना सुंदर होता है। तो ऐसी प्रकृति की गोद में पले बड़े हुए वो, तो वहाँ के सौंदर्य को देखकर वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि हर वक्त वे कविताओं में उन्हीं का वर्णन करते रहते हैं, प्रकृति का ही वर्णन करते रहते हैं। तो उनकी कविता को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कितना अनुभव किया है उन्होंने, प्रकृति को कितना नजदीक से देखा है। तो इसमें वे पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश यानी ऐसा प्रदेश, ऐसा स्थान, ऐसा देश जहाँ पर पर्वत हैं।
पर्वतों के प्रदेश में पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, पावस वर्षा ऋतु, पर्वतों के प्रदेश में वर्षा ऋतु में कैसा दिखता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो कविता लिख रहे हैं, कवि कहते हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु वर्षा की ऋतु थी, पावस यानी वर्षा, वर्षा ऋतु के लिए भी पावस आता है और इन्होंने ऋतु साथ में लगा दिया। तो वर्षा ऋतु थी और पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल हर क्षण हर सेकंड परिवर्तित बदलती हुई प्रकृति वेश, प्रकृति पल पल अपना वेश बदलती है। पावस ऋतु में क्या होता है, अपना वेश यानी अपना अपना रूप, अपनी पोशाक, अपना आकार, अपना रूप रंग बदलती रहती है प्रकृति पल पल पावस ऋतु में। कैसे कैसे बदलती है प्रकृति अपना रूप रंग, अपना आकार, अपना वेश? कभी बादल आ जाते हैं, काले काले बादल, कभी बादल हट जाते हैं, धूप आ जाती है, कभी वर्षा होने लग जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, कभी आपने देखा होगा कोहरा छा जाता है वर्षा होने के बाद, पूरे बादलों में ऐसे लगता है धुएं से सारा भर गया है। पर्वत प्रदेश में होता है ऐसा। तो प्रकृति कभी कभी इतनी बारिश होती कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, पहाड़ पर क्या है, पेड़ पौधे सब बारिश के पीछे छिप जाते हैं, एक पर्दा सा आ जाता है बौछार का और पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, केवल पानी पानी बरसता हुआ बस दिखता है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बादल गायब हो जाते हैं, फिर धूप आ जाती है। तो इस तरह से हर पल प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है। अगर आप पहाड़ों पर गए हो तो आपने ऐसा दृश्य जरूर देखा होगा। और वैसे भी अगर आप गोल गोल घूमते हुए पहाड़ों में ऊपर जा रहे हो तो एक तरफ छाया होगी, दूसरी तरफ देखोगे तो धूप होगी। इस तरह से प्रकृति पल, कहीं घास होगी, कहीं पेड़ होंगे बड़े, कहीं नदी होगी, कहीं झरने होंगे। इस तरह से प्रकृति अपने रूप बदलती है पहाड़ों पर। मेखलाकार पर्वत अपार, अपार बहुत सारे, जिनका पार नहीं पाया जा सकता, जिनके पार नहीं जाया जा सकता। अपार, जिसके पार न जाया जा सके, इतने ऊंचे पहाड़ हैं। और उनका आकार कैसा है? मेखलाकार। मेखला कहते हैं कमर पे, एक औरतें कमर पे गहना बांधती हैं जो ऐसे पहाड़ के आकार का वो गहना होता है। पहाड़ भी सीधा नहीं होता, चपटा नहीं होता, वो भी ऐसे कमर के आकार का होता है पहाड़। तो मेखलाकार नाम दे दिया कवि ने। कमर में पहनने वाला गहना उसके आकार का पहाड़ है। और वो किस पर्वत का आकार उसके जैसा कमर में पहने जाने वाले गहने का है? जो अपार है, जिसके पार नहीं जाया जा सकता। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, और ये पहाड़ क्या कर रहा है? अपने हजार, सहस्त्र हजार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, सुमन पुष्प, दृग आंखें। अच्छा, किताब तो खोली होगी आपने ज़रूर, और शब्दार्थ जब चाहे आपकी पुस्तक में कविता के पीछे दिए हुए हैं, लेकिन जब साथ साथ हम समझते जाते हैं, अर्थों को पढ़ते जाते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। इसलिए पेंसिल और कॉपी या एक पेंसिल ज़रूर हाथ में रखिए ताकि आप अर्थ लिखते जाएं। तो कह रहे हैं कि उस पर्वत पर क्या हो रहा है? अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, पर्वत अपने हजार आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? पर्वत की हजार आंखें क्या हैं? सुमन, फूल। पर्वत पर कितने फूलों वाले पेड़ होते हैं, अनगिनत। आपने, अगर आप गए हो पहाड़ों पर तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ फूलों वाले होते हैं, जिसमें फूल खिले होते हैं। तो उनकी तुलना कवि ने आंखों से की है। वो पुष्प, वो सुमन, वो फूल पेड़ों पर जो खिले हुए हैं वो मानो पर्वत की आंखें हैं।
और वो फूल खिले हुए हैं, बंद नहीं है, कलियां नहीं, खिले हुए, इसलिए आंखें, कह रहे वो आंखें फटी हुई हैं। आंखें फाड़ कर वो पर्वत देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तो फूलों की तुलना किससे की है? आंखों से। मानो पर्वत अपनी 1000 आंखों से देख रहा है। क्या देख रहा है? आंखें फाड़कर अवलोक रहा है, बार बार अवलोक देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार। अगर उस पर्वत के नीचे, ज्यादातर यही होता है, पर्वतों से नदियां निकलती हैं और नीचे नीचे बहती हैं, तो उन नदियों में पर्वत की छाया भी पड़ती है और ऐसे लगता है पर्वत उन नदियों को नीचे जल में, नदियों के जल में निज महाकार, अपने महान आकार को देख रहा है। क्योंकि नदियों में अगर उस पर्वत की छाया, प्रतिछाया, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे आईना होता है ऐसे जल होता है, जल में भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो पर्वत अपनी आंखों से, फूलों रूपी आंखों से नदी में, जल में अपना महान आकार देख रहा है। महान, विशाल, बड़ा आकार देख रहा है। महाकार, विशाल आकार, महान आकार, महान रूप देख रहा है। तो पहाड़ तो महान ही होते हैं, बड़े ही होते हैं। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। और ताल यहाँ पर तालाब के लिए आया है, चाहे वो नदी का जल है या तालाब का जल है। वो कह रहे हैं जिसके चरणों में, उस पहाड़ के चरणों में पला ताल, पला पल रहा है, बढ़ रहा है, जी रहा है वो तालाब, चाहे नदी हो या तालाब। यहाँ ताल, वैसे ताल का अर्थ तालाब होता है, लेकिन जल का भंडार जो है वो ताल के लिए आया है। दर्पण सा फैला है विशाल। कैसे देख पा रहा है पर्वत अपने रूप को उस जल में? क्योंकि उसका जल दर्पण के समान है। दर्पण यानी आईने के समान है। दर्पण सा फैला है विशाल। वो जल, वो विशाल जल आईने की तरह फैला हुआ है और पहाड़ उसमें अपनी सूरत देख रहा है, अपना आकार देख रहा है, अपना विशाल आकार, महान आकार देख रहा है। कैसे देख रहा है? फूलों रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर। तो क्या मतलब है? फूल खिले हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। अब वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि जब बारिश आती है तभी इतना जल इकट्ठा हो जाता है, गर्मियों में तो सूख जाता है। तो कह रहे उस समय भी झरने भी बहुत गिरने लगते हैं, पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि झरझर झरझर चारों तरफ पहाड़ों पर झरने बहने लगते हैं, वाटरफॉल्स। तो कह रहे हैं गिरि का गौरव गाकर झरझर। जब झरने गिरते हैं तो झर 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 की आवाज आती है झरनों की, तो ऐसा लगता है कि वो झरने गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गिरि का गौरव, पहाड़ की गौरव गाथा गा रहे हैं, पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं। गौरव, गुणगान करना। झरने ऐसे ही झरझर नहीं कर रहे, उनके झरझर करने से एक अर्थ निकल रहा है कि वे पहाड़ की गौरव गाथा गा रहे हैं, पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर। और उस गौरव गान को सुनकर नस नस उत्तेजित हो जाती है। जैसे ही कवि कहते हैं मैं झरनों का झरझर सुनता हूँ, मेरी नस नस उत्तेजित हो जाती है, यानी मेरे अंदर ऊर्जा भर जाती है, ताकत भर जाती है, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, उत्तेजना हो जाना, ऊर्जा भर जाना, शक्ति आ जाना। मद में, मद नशे में, बहुत मस्ती में। उस झरने को होता है बारिशों के मौसम में, बहुत मस्ती मस्ती वाला मन हो जाता है। तो वो कवि भी कह रहे हैं मैं भी मस्ती में झूम जाता हूँ और मुझ में उत्तेजना आ जाती है, ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और वो जब झरने बहते हैं तो उनमें झाग दिखाई देता है, सफेद रंग का झाग, फेना, फोम, इंग्लिश में फोम कहते हैं। तो पानी के गिरने से जो झाग उत्पन्न होता है उसको देखकर कवि को लगता है मोती की लड़ियां हैं वो झाग। झाग नहीं बल्कि मोती की लड़ियां, सफेद रंग के मोती हैं वो।
मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर झरने। तो झरने झर रहे हैं जिनमें मोती की लड़ियां लटक रही हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। अब उन पहाड़ों पर और क्या है? पेड़। पेड़, लंबे लंबे पेड़ होते हैं पहाड़ों पर बहुत। तो कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठकर, ऐसे लगता है वो पहाड़ वो पेड़ पहाड़ के हृदय से उठे हैं, हृदय से निकले हैं। गिरिवर के उर यानी हृदय, गिरिवर पहाड़, श्रेष्ठ पहाड़ के हृदय से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर से, जैसे तुलना की गई है। वो जो पेड़ हैं वो कैसे तुलना किससे कर रहे हैं कवि? पेड़ों की आकांक्षाओं से, इच्छाओं से। जैसे हृदय में से इच्छाएं उठती हैं, ऐसे पहाड़ों पर पेड़ उठे हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं। उच्च आकांक्षाएं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, उनसे तुलना की गई है पेड़ों की। आकांक्षा, इच्छा। उच्च कांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर। और वो पेड़ क्या कर रहे हैं? ऊपर को झांक रहे हैं, नीरव नभ पर। नीरव शांत, नभ आकाश, नभ पर नीरव शांत आकाश की ओर देख रहे हैं वो पेड़। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष बिना पलक झपके, अनिमेष बिल्कुल शांत होकर बिना आंख झपकाए, बिना पलक झपकाए एक टक देख रहे हैं, टकटकी लगाकर आसमान को देख रहे हैं। अटल हैं, हिलते भी नहीं है, एक ही जगह पर अटल, बिना हिले डुले दृढ़ होकर खड़े हैं। कुछ चिंता पर, ऐसे लगता है कि कुछ चिंता कर रहे हैं। जब आदमी चिंता करता है तो ऐसे एकदम सीधा खड़ा हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए। तो पेड़ भी शांत खड़े हैं तो ऐसे लगता है कुछ तो चिंता कर रहे हैं और अटल खड़े हैं और बिना पलक झपके, बिना हिले डुले आसमान की ओर देख रहे हैं। और तुलना किससे की गई है पेड़ों की? इच्छाओं से, आकांक्षाओं से। उड़ गया अचानक लो भूधर। उड़ गया अचानक, क्या हुआ? पूरे भूधर यानी पहाड़, पहाड़ के आगे बादलों का झुंड आ गया बहुत बड़ा। तो ऐसे लगा पहाड़ कहाँ गायब हो गया, उड़ गया, कहाँ चला गया? फड़का अपार पारद के पर। पारद कहते हैं पारे को, पारा, मर्क्यूरी। जब आपने कभी देखा होगा पारा थर्मामीटर जब टूट जाता है तो वो पारा बड़ा सफ़ेद सा चमकीले सा पदार्थ होता है, वाइट सफ़ेद चमकीला पदार्थ। तो ऐसे लगता है कि पहाड़ जो है वो उड़ गया, जैसे पारा फड़कता है ऐसे ही पक्षी की तरह पारे के पर लगाकर वो उड़ गया। अब देखिए वर्षा ऋतु में कई बार बिजली चमकती है तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है उस बिजली में पहाड़ दिखाई दिया हो, तो ऐसे लगता है वो पारे के चमकने वाले पंख लगाकर पहाड़ उड़ गया, क्योंकि बादलों ने उसको ढक रखा है। थोड़ी देर के लिए वो दिखता भी होगा चमकता हुआ बिजली में, तब वो पारे के समान ऐसे लगता है चमकीले पंख लगाकर उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर। रव केवल झरने के, रव शोर शब्द, केवल झरने के शब्द सुनाई दे रहे हैं और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कोई आवाज नहीं है। रव शेष रह गए, बाकी रह गए हैं, केवल केवल झरने की आवाज बाकी रह गई। रव यानी शोर है। टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसे लगता है कि अंबर आसमान धरती पर टूट पड़ा है, आ गया है, गिर पड़ा है, क्योंकि बादल इतने नीचे आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा आसमान धरती पर नीचे गिर पड़ा है। फिर कहते धस गए धरा में सभय शाल। और जब वो बादल सारे बादलों ने घेर लिया पहाड़ को, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो पहाड़ों पर शाल के पेड़ होते हैं।
अब वो शाल के पेड़ कौन से होते हैं ये आप पता करिए गूगल से, और हमसे ज़्यादा टीचर आपका गूगल है जो सब कुछ बता देता है। तो धंस गए, ऐसे लगता है जो शाल के पेड़ दिख रहे थे जब बादल नहीं थे, जब सब कुछ दिखाई दे रहा था पहाड़ पर, वो पहाड़ों बादलों के आने से कहाँ चले गए शाल के पेड़? बादलों ने ढक लिया है, लेकिन कवि कह रहे हैं ऐसे लगता है वो धरती के अंदर धंस गए हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। धंस जाना, धरती के अंदर घुस जाना। उठ रहा धुआं, जल गया ताल। और कोहरा, मैंने बताया था ना बारिश में कोहरा, कुहासा, फॉग, वो जरूर पहाड़ों के चारों तरफ दिखाई देता है। तो ऐसे लगता है नीचे से धुआं आ रहा है। किस बात का धुआं आ रहा है? लगता है ताल में आग लग गई है। जो तालाब था, जो पानी का भंडार था नीचे, उसमें से ऊपर कोहरा आता है, तो कवि कहते हैं ऐसे लगता है धुआं आ रहा है और तालाब में लगता है आग लग गई है। उठ रहा धुआं, जल गया ताल। ताल तालाब। यो जलद यान में विचर विचर। अब कवि कह रहे हैं यो जलद यान में विचर विचर, लगता है बादलों के विमान में। यान, विमान, यान किसी वाहन को कहते हैं, किसी क्या बोलते हैं उसको, मोटर गाड़ी जो चल कर जाते हैं, यातायात के साधन कोई भी हो उन्हें यान कहेंगे। तो विमान, यहाँ यान को प्लेन या विमान कह रहे हैं कि जलद यान। ये जलद, ये जो बादल हैं वो क्योंकि बादल घूम रहे हैं तो ऐसा लगता है बादलों के यान चल रहे हैं, बादलों के विमान चल रहे हैं, विचर विचर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। विचरना, घूमना। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसे लगता है ये इंद्र भगवान का इंद्रजाल है, ये माया है इंद्र भगवान की। इंद्रजाल यानी इंद्र की माया। तो ये जो रूप बदल रहा है, ये जो झरना है, बादल कभी चमकीला दिखाई कुछ दे रहा है, ऐसे लगता है बादल, पहाड़ पंख लगाकर उड़ गए हैं। तो ये सब जो दृश्य है ये इंद्र का माया जाल। इंद्र देवता को वर्षा का देवता भी कहते हैं। इंद्र देवता वर्षा करते हैं, इसलिए यहाँ कहा है इंद्र देवता विमान में घूम घूम कर सारा ये खेल रच रहे हैं, प्रकृति का दृश्य बदल रहे हैं, माया जाल जादू कर रहे हैं हमें अलग अलग दृश्य दिखाकर। तो ये सारी ये कविता इस तरह प्रकृति से संबंधित है। केवल वर्षा ऋतु का वर्णन पर्वत प्रदेशों में किया गया है, कैसे होते हैं पर्वत प्रदेश वर्षा के समय। तो आपको समझ में आ गई होगी, और आपको कोई भी इसमें से चीज़ नहीं समझ में आई तो ज़रूर पूछिए, मैं इसका उत्तर दूंगी। और हमेशा स्वस्थ रहिए।